अनिल सर आज पुनः उत्तरवर्ती मुग़ल सम्राटों के इतिहास के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तरवर्ती मुग़ल सम्राट बने उन सब के इतिहास और कार्यकाल के बारे में चर्चा करूँगा। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। ये दक्षिण भारत में पड़ता है। तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई। अहमदनगर में हुई थी 3 मार्च 1707। और इसके बाद औरंगजेब को फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र यानी शेख जैनुल हक भी कहते थे, शेख जैनुल हक भी कहते थे कि कब्र के अहाते में दफना दिया। कब्र के अहाते में दफना दिया। तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई और बाद में एक फ़कीर थे जैनुल हक, इनकी कब्र के अहाते में इसे दफना दिया। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारतीय इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मध्यकालीन भारत के इतिहास का अंत हो गया और आधुनिक भारत की नींव पड़ गई। दरअसल मुग़ल साम्राज्य का वह युग जिसमें शाही दरबार की तड़क भटक, अमीर उमराओं की साज सज्जा और ऐश्वर्य व्यापारियों की धन संपत्ति, विकसित हस्तकलाएं और ताजमहल और लाल किला जैसी भव्य इमारतों के निर्माण ने भारत को बहुत प्रभावित किया और इस ऐश्वर्य को देखकर दुनिया चकाचौंध में पड़ गई। उसका युग समाप्त हो गया औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही। और इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी मुग़ल सम्राट बने उन्हें कमज़ोर मुग़ल सम्राट के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई और उस मृत्यु के बाद जाजों का एक युद्ध हुआ, जाजों का। और जाजों के इस युद्ध में उसके बेटों के बीच जो हुआ उसमें बहादुर शाह प्रथम शासक बना। मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो पहला मुग़ल सम्राट बना उसका नाम बहादुर शाह प्रथम। इसको शाहे बेखबर कहा जाता है। इसको शाहे बेखबर कहा जाता है क्योंकि इतिहासकार खाफी खां इसके बारे में कहता है। एक इतिहासकार है, उसका नाम है खाफी खां। इसके बारे में बताता है कि ये राजकीय कार्यों के प्रति, बहुत लापरवाह था। राजकीय कार्यों के प्रति बहुत लापरवाह था, इसीलिए इसको शाहे बेखबर कहा जाता है। एक और इतिहासकार है सिडनी ओवेन। वो बहादुर शाह के बारे में कहता है कि ये अंतिम मुग़ल बादशाह है, ये अंतिम मुग़ल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती, जिसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती।
दरअसल ये बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में 65 ईयर्स 65 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। तो इसने सभी के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। गुरु गोविंद सिंह से संबंध इनके ठीक थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की भी 1708 में मौत हो गई और गुरु गोविंद सिंह से मदद मांगी थी बहादुर शाह प्रथम ने। अपने भाइयों के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध में मदद मांगी थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख धर्म की कमान बंदा बहादुर के हाथ लगी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख धर्म की जो कमान है वो बंदा बहादुर के हाथ लगी और बंदा बहादुर से ही एक युद्ध हुआ। उसमें 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हुई। बहादुर शाह की मृत्यु हुई, बंदा बहादुर से ही हुआ एक युद्ध। बंदा बहादुर से युद्ध हुआ बहादुर शाह प्रथम का। तो ये गद्दी पर बैठा था 1707 से 1712 तक और 1712 में बंदा बहादुर से युद्ध हुआ बहादुर शाह प्रथम को और इसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। वैसे भी उम्र बहुत थी, 65 साल की आयु में ये गद्दी पर बैठा। और इसके बाद अगला मुगल सम्राट जहांदार शाह बना। अगला मुगल सम्राट जहांदार शाह बना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद इतिहास में इसकी उपाधि जो है, आप इनकी जो अंतिम मुगल सम्राट हैं इन सब की उपाधियों का आप विशेष ध्यान रखें। तो इसकी जो उपाधि है वो साहिब-ए-खबर है, ये पूछी जाती है, तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद जो अगला मुगल सम्राट बना उसका नाम था जहांदार और ये बना था 1712 से 1713। और इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। दरअसल एक लाल कुंवर नाम की एक प्रेमिका का इस पर बहुत अधिक प्रभाव था और ये कभी कभी उसके साथ उसी की बुग्गी में बैठकर बाजार में सब्जी खरीदने के लिए भी चला जाता था। मुगल सम्राट को, जो इतने शानो शौकत के साथ रहता था, उसको ये शोभा नहीं देता, तो इसीलिए इसको इतिहासकार लंपट मूर्ख के नाम से कहते हैं। इसके टाइम पर एक इतिहासकार है काफी खां, कहता है कि इसका शासन चारणों, हाटों, नाट्यकर्मियों, नर्तकों, गायकों और रंगकर्मियों के लिए काफी अनुकूल था। मतलब स्वर्ग था इनके लिए। इसका जो शासन था जहांदार शाह का, वो इन सब लोगों के लिए, चारणों, भाटों, नाट्यकर्मियों, नर्तकों, गायकों, रंगकर्मियों, इन सब के लिए स्वर्ग था। इसी के टाइम पर जो सवाई राजा जयसिंह थे, सवाई राजा जयसिंह थे, इनको मिर्जा की उपाधि दी।
राजा की उपाधि दी गई। और इसी के टाइम पर एक मारवाड़ के राजा थे, मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह के पुत्र थे वो, जसवंत सिंह के पुत्र थे, का नाम था अजीत सिंह। और अजीत सिंह को दी गई थी महाराजा की उपाधि। महाराजा की उपाधि दी गई थी। तो ये दो काम और किए थे जहांदार शाह ने। सवाई राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी गई थी और मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह को महाराजा की। दरअसल जसवंत सिंह की 1679 में 1679 में अफगानिस्तान के पास जमरूद में एक युद्ध में मौत हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद अजीत सिंह को गद्दी मिलनी थी, लेकिन औरंगजेब ने वो 36 लाख रुपए में इन्हीं जसवंत सिंह के भतीजे इंद्र सिंह को बेच दी, 36 लाख रुपए में, और इनको जसवंत सिंह का पुत्र नहीं माना। इसके बाद दुर्गादास के नेतृत्व में राठौरों ने 30 साल तक मुगलों से युद्ध किया। समझ रहे हैं आप, ये इनकी डेथ हुई है 1679 में और ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो आप समझ लीजिए लमसम 70 और 30, ये लमसम 30 साल तक इन्हीं जसवंत सिंह के विश्वसनीय सेनापति दुर्गादास ने अजीत सिंह के लिए 30 साल तक संघर्ष किया, 30 वर्ष तक, और बाद में अजीत सिंह को राजा माना गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो काफ़ी दिलचस्प इतिहास है मारवाड़ का। तो अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई है जहांदार शाह के द्वारा और सवाई राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी गई है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो सवाई राजा जयसिंह हैं, इनको जैसे कोई भी इंसान एक पूरा होता है, एक होता है वो, और थोड़ा सा इंसान से ज़्यादा होता है तो उसे सवा बोलते हैं। तो ये एक आम इंसान से थोड़ा सा अधिक दिमाग था, इसलिए इनकी उपाधि थी सवा, मतलब ये सवाई, ये सवा थे, इंसान से कुछ अधिक थे। और इन्होंने 4 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, 4 वेधशालाओं का, बाद में एक और वेधशाला बनवाई गई थी, तो 5 वेधशालाएं बनवाई थी। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था जिसने सवाई राजा जयसिंह। तो एक उसमें थी मथुरा में, दूसरी थी उज्जैन में, एक थी दिल्ली में, एक थी काशी में, पहले वाराणसी कहते थे उसे, और एक थी जयपुर में। ये सारणियों का सेट तैयार करवाया था सवाई राजा जयसिंह ने। ये एक शानदार उपलब्धि थी। ये बहुत जाने माने खगोलविद थे, बहुत जाने माने, और इन्होंने जो सारणियाँ तैयार की थी इनसे खगोलीय घटनाओं के बारे में पूर्व जानकारी मिल सकती थी। ये इतनी शानदार सारणियाँ हैं कि इसमें 4 सेकंड तक के टाइम को काउंट किया जा सकता है, और दुनिया भर से बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक ने आज भी देखने के लिए आते हैं कि उस समय कैसे ऐसा संभव हो पाया कि सवाई राजा जयसिंह ने इतनी शानदार सारणियों का निर्माण करवाया। तो ये सवाई राजा जयसिंह थे। बाद में मैं राजपूतों का इतिहास आपको पढ़ाऊंगा तो इनकी चर्चा करूँगा। अभी मेरे ज़रूरत समझी उतना मैंने आपको बता दिया। अब आप चाहें तो इसका शॉट ले लें, स्क्रीनशॉट। 5 वेधशालाएँ हैं, 5। और जहांदार शाह के बाद अगला शासक बनता है, अगला शासक फर्रुखसियर बनता है, और ये बनता है
1713 से 1719। और इसे इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। इसे इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस पर दो भारतीय मुसलमान जिन्हें सैयद बंधुओं के नाम से इतिहास में जाना जाता है, उसमें से एक का नाम है अब्दुल्ला और दूसरे का नाम है हुसैन अली। इन दोनों को सैयद बंधु कहा जाता है। इन दोनों को सैयद बंधु कहा जाता है। और इन्हीं सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसियर ने गद्दी प्राप्त की थी। तो उसी सहयोग के बदले एक को वजीर बनाया उसने, अब्दुल्ला खान को वजीर बनाया अपना, और हुसैन अली को अपना सेनापति बनाया। मतलब जो उपकार किया था उस उपकार का उसने बदला दे दिया। लेकिन आगे चलकर यही दोनों फर्रुखसियर की अजीत सिंह और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर हत्या कर देते। तो फर्रुखसियर के समय जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य फर्रुखसियर के समय हुआ वो ये था कि इसके समय मुगल वंश में किसी बालिका को एक फोड़ा हो गया था और डॉक्टर बॉटन ने उस फोड़े का इलाज किया था। उसको ऑपरेट करके उसका इलाज किया, वो ठीक हो गई। तो फर्रुखसियर ने खुश होकर 1717 में केवल 3000 रुपये के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। तो 1717 में एक फरमान के द्वारा फर्रुखसियर ने केवल 3000 रुपयों में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की खुली छूट दी। केवल 3000 रुपये के बदले 1717 में केवल 3000 रुपये के बदले अंग्रेज चाहे तो पूरे बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में व्यापारिक छूट प्रदान की। ये एक प्रकार की दस्तक थी जिसको दिखाकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी माल को बिना शुल्क दिए व्यापार कर सकते थे। हालांकि इसका बाद में इस दस्तक का बाद में बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ इसका, और इस दस्तक की वजह से ही 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। ये दस्तक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था उस युद्ध में। मैं आगे चर्चा करूँगा इसकी। तो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ फर्रुखसियर के समय 1717 में एक फरमान के द्वारा उसने केवल 3000 रुपये के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की खुली छूट दी। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। मैं इसको घटाता हूँ। अब फर्रुखसियर के समय जो सबसे महत्वपूर्ण काम इसके बाद हुआ था, जो सिख नेता बंदा बहादुर था, इसकी एक अभियान में मृत्यु, मतलब एक युद्ध हुआ और बंदा बहादुर का कत्ल हो गया, मृत्यु हो गई। जो पहले युद्ध में बहादुर शाह प्रथम की मौत हो गई थी,
इसी बंदा बहादुर की वजह से उसका बदला ले लिया और बंदा बहादुर को मार डाला गया फर्रुखसियर के समय। बाद में फर्रुखसियर की भी सैयद बंधुओं ने अजीत सिंह और बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से, अजीत सिंह और बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से गद्दी से उतार कर मारा। फर्रुखसियर को भी मार दिया। सैयद बंधुओं ने जिन्होंने इसे गद्दी पर बैठाया था उन्होंने मार दिया और इस काम में अजीत सिंह ने और बालाजी विश्वनाथ ने दोनों ने मदद की। अजीत सिंह की भी एक अभियान के दौरान मृत्यु हुई, तो हार हुई। अजीत सिंह की भी एक अभियान के दौरान हार हुई और अजीत सिंह ने अपनी बेटी की शादी की थी फर्रुखसियर के साथ, ठीक है। इनकी भी एक युद्ध में हार हो गई थी फर्रुखसियर से। इन्होंने अपनी बेटी का विवाह जो है फर्रुखसियर से किया था। ये इतिहास है। और राजनीति में कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता। राजनीति अलग प्रकार की होती है, संबंधों को राजनीति में कोई महत्व नहीं होता। तो हालांकि अजीत सिंह रिश्तेदार थे, फादर इन लॉ थे फर्रुखसियर के, फिर भी इस बात का कोई महत्व नहीं है। और इस हत्या में अजीत सिंह का भी योगदान, इन दोनों लोगों का, बालाजी विश्वनाथ और अजीत सिंह को। कुल मिला के फर्रुखसियर भी गद्दी से हट गया और इसके बाद दो कमज़ोर शासक बने, रफ़ी-उद-जात और रफ़ी-उद-दौला, थोड़े समय के लिए। तो उनके बारे में कुछ है नहीं। तो फिर इसके बाद शासक बनता है मोहम्मद शाह रंगीला और ये शासक बनता है, ये बनता है शासक 1719 से 1748। इसके बीच में मैंने आपको बताए रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उद-जात, दो और मुगल सम्राट बने, छोटे छोटे समय तक रहे। कोई महत्वपूर्ण काम उनके समय नहीं हुआ, पर इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काम उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों में मोहम्मद शाह रंगीला का इतिहास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके समय कई बड़ी महत्वपूर्ण घटना। पहले तो ये अपने रंगीन स्वभाव की वजह से इसको रंगीला उपनाम दिया गया था। दूसरी बात यह है कि जो सैयद बंधु इसे गद्दी पर बैठाए थे और उन सैयद बंधुओं का पतन है, सैयद बंधुओं का जो पतन है वो पतन भी हुआ था इसी के समय। पहली बार इसी के समय पतन हुआ, मतलब सैयद बंधुओं को मार डाला गया मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम। दूसरी बात, दरबार में बहुत गुटबंदियाँ थी, तो जो इसके कर्मचारी थे वो गुटबंदियों से परेशान थे, जिनमें निजाम था, जिनमें बंगाल के नवाब थे। तो इन लोगों ने दरबार की गुटबंदियों से दुखी आकर अपना अलग राज्य स्थापित कर लिया। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर कई राज्यों की स्थापना हुई, कई नए राज्यों की स्थापना हुई। मैं आपके सामने उन सब की चर्चा करता हूँ, ठीक है। मैं उन सब की आपके सामने चर्चा करूँगा। मोहम्मद शाह रंगीला के समय पहला जो राज्य बना था वो हैदराबाद बना, और हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी निजाम उल मुल्क, या इनको कहते हैं चिन-किलिच खान, या इनको कहते हैं चिन-किलिच खान। बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था मोहम्मद शाह के समय। जो भी लोग थे, इस व्यक्ति ने सैयद बंधुओं के पतन में भी बहुत बड़ा योगदान था इसका, इसी की वजह से उनका पतन हुआ था। तो ये अंत समय तक
मोहम्मद शाह रंगीला के साथ रहा, लेकिन दरबार की गुटबंदियों से दुखी होकर इसने एक अलग राज्य स्थापित किया। ये दक्षिण की तरफ चला गया और दक्षिण में इसने हैदराबाद नाम का एक अलग राज्य बनाया। इसी समय बंगाल में अलग राज्य की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान ने। और इसी समय अवध में भी एक नए राज्य की स्थापना हुई थी और ये की थी सआदत खान। अवध, ये अवध के लोग और बंगाल के लोग दोनों ये नवाब कहे जाते थे। अवध और बंगाल दोनों की जगह के लोग क्या कहे जाते थे? नवाब कहे जाते थे। इसी समय फर्रुखाबाद में भी एक नए राज्य की स्थापना हुई और ये स्थापना की थी बंगस पठानों ने। रुहेलखंड के भी एक राज्य की स्थापना हुई, रुहेलखंड की। ये स्थापना रुहेलों ने की थी, मतलब रुहेला सरदारों ने की थी। एक राज्य भरतपुर, इसकी भी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की थी बदन सिंह ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो सभी राज्य हैं, ये सभी राज्य पूछे जाते हैं अलग अलग आपसे कि हैदराबाद की स्थापना किसने की? निजाम ने की। बंगाल की मुर्शिद कुली खान ने की। अवध की सादत खान ने की। फर्रुखाबाद की बंगस पठानों ने। रुहेलखंड और भरतपुर राज्यों की भी स्थापना हुई। बाद में इन सब का इतिहास मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा। अभी मैं उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों की चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं आपसे शॉर्ट में ही चर्चा कर रहा हूँ, बाद में विस्तार से मैं ये बातें आपसे बताऊँ। तो ये नए राज्य बने मोहम्मद शाह रंगीला के समय। अब सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के समय। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। और नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच एक युद्ध हुआ था, करनाल का। करनाल का एक युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ था 13 फरवरी 1739 को मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच एक युद्ध हुआ था करनाल का 1739 में। और इस युद्ध में मोहम्मद शाह की पराजय हुई। निजाम भी था, निजाम भी साथ में था और निजाम ने नादिर शाह को 50 लाख रुपए देकर भारत से लौटने के लिए मना लिया कि वो चला जाएगा। निजाम ने मना लिया, कहा कि 50 लाख रुपए आप ले लो युद्ध हर्जाने के रूप में और आप यहाँ से चले जाओ। वो जाने को तैयार हो गया। तभी अवध के नवाब सादत खान ने कहा कि अगर वो निजाम को और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना ले तो उसे दिल्ली में अपार खजाना मिल सकता है और 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली जाने का फैसला किया और वो दिल्ली गया। उसकी बात मान ली उसने, सादत खान की, और इसके बाद वो दिल्ली गया। मैं इसको मिटाता हूँ। मैं इसको मिटाता हूँ। इसके बाद ये नादिर शाह दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया और दिल्ली में वो 57 दिन तक रहा। एक दिन अचानक ही कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया कि नादिर शाह की मौत हो गई और कुछ मोहम्मद शाह के सैनिकों ने और जनता ने मिलकर नादिर शाह के कुछ सैनिकों को मार डाला। नादिर शाह को बहुत गुस्सा आया और उसने कत्ले-आम का आदेश दिया और कुछ ही समय के अंदर 20,000 से ज़्यादा लोगों का कत्ल कर दिया। नादिर शाह के सैनिकों ने 20,000 से ज़्यादा लोगों का कत्ल कर दिया। बाद में
नादिर शाह के सामने मोहम्मद शाह ने प्रार्थना की कि वो अनावश्यक कत्लेआम न करे। प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और बाद में फिर इस कत्लेआम को रोक दिया, लेकिन ये 20,000 लोग तो बिना बात के मारे गए। इसके बाद नादिर शाह दिल्ली में शाहजहां जिस तख्ते हाउस पर बैठता था उस तख्ते हाउस को भी ले गया और इसमें कोहिनूर जो हीरा लगा था उसको भी ले गया। इसके अलावा मोहम्मद शाह ने एक हिंदू संगीत की पांडुलिपि तैयार करवाई थी, वो भी इसके साथ ले गया। लेकिन ये काफ़ी, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ले गया, पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये भी तख्ते हाउस को भी ले गया और कोहिनूर हीरा को भी वो यहाँ से ले गया। जब वो इधर से निकला उसके बाद नादिर शाह ने सादत खान से मिलने के लिए प्रोग्राम बनाया। वो रास्ते में उधर गया, सादत खान से उसने मांगे कोई 20 करोड़ रुपए, जिसने वो लालच दिया था, कहा कि आपने कहा था दिल्ली जाओगे तो 20 करोड़ रुपए मिलेंगे, रुपए तो मिले नहीं। ऐसी स्थिति में सादत खान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। डर की वजह से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आप सोच रहे होंगे दरबार की गुटबंदियाँ किस हद तक थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। ये नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का इसको नेपोलियन कहा जाता है। कहा जाता है कि जब इसने ये हमला किया था भारत पर, इसके बाद 2 वर्षों तक ईरान में कोई भी टैक्स नहीं दिया। नादिर शाह के कोई पुत्र भी नहीं था, तो नादिर शाह के बाद जो है इधर गद्दी जो है अहमद शाह अब्दाली को मिली। अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह की मृत्यु के बाद, दरअसल नादिर शाह की मृत्यु हो गई थी 1747 में। नादिर शाह की मृत्यु हो गई थी 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद गद्दी मिली थी अहमद शाह अब्दाली को। और अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे ईरानी कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है दुर्रे ईरानी। स्वयं नादिर शाह ने कहा था कि अहमद शाह अब्दाली जैसे चरित्र का आदमी मैंने सारे हिंदुस्तान, ईरान में कहीं नहीं देखा। बहुत तारीफ करता है। और अहमद शाह अब्दाली शासक बनता है 1747 में और 1748 में ये भारत पर हमला करता है। 1748 में भारत पर हमला करता है। तो ये मोहम्मद शाह का शासनकाल था। और इसके बाद जो शासक बना है, मैं इसे मिटाता हूँ। और इसके बाद जो शासक बना है वो बना है अहमद शाह। और अहमद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार हमला किया। दिल्ली पर 5 बार हमला किया था और लमसम पहले से ही कमज़ोर मुग़ल साम्राज्य को और कमज़ोर कर दिया। अहमद शाह अब्दाली के समय और कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। और इसके बाद जो और भी कई कमज़ोर शासक होते हैं, लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है उसकी मैं चर्चा करता हूँ, शाह आलम। इससे पहले भी शासक बनते हैं लेकिन उनका इतिहास में कोई इतना महत्व नहीं है, कोई घटना नहीं है। और शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठे हैं 1759 से लेकर
आलम गद्दी पर बैठे हैं 1759 से लेकर के 1806। इनका शासनकाल भी इतिहास में कई घटनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके टाइम पर पहला तो एक पानीपत का युद्ध हुआ था। इनके समय एक पानीपत का युद्ध हुआ था, तीसरा वाला, और ये हुआ था 14 जनवरी 1761। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई थी बक्सर का युद्ध, और ये हुआ था 1764। ये हुआ था 1764। पानीपत का युद्ध तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। तो मैं जब मराठे पढ़ाऊंगा तो पानीपत के तीसरे युद्ध की चर्चा करूंगा। मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए, ये युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अभी मैं उत्तरवर्ती मुगल सम्राट पढ़ा रहा हूँ, तो बक्सर का युद्ध इसके लिए महत्वपूर्ण है। और ये बक्सर का युद्ध में भारत की 3 शक्तियाँ एक साथ थी। इसमें अवध का नवाब, दूसरा बंगाल का नवाब, तीसरा स्वयं मुगल सम्राट। कहने का मतलब अवध का नवाब था इस समय सुजाउद्दौला, और बंगाल का जो अपदस्थ नवाब था उसका नाम था मीर कासिम। इसको अपदस्थ नवाब कहते हैं, इसे गद्दी से हटा दिया था। और मुगल सम्राट तो आपके ऊपर लिखे हैं शाह आलम द्वितीय। भारत की 3 बड़ी शक्तियां एक तरफ और सामने अंग्रेज, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। और युद्ध हुआ बक्सर का, पूरी तरह से भारतीय हार गए, पूरी तरह से भारतीय हार गए। और हारने के बाद फिर क्लाइव दोबारा गवर्नर बन के आया। इस युद्ध की चर्चा भी मैं आपको बाद में कर दूंगा, हालांकि महत्वपूर्ण बातें मैं आपको लिखवा देता हूँ। इस युद्ध में ये हार गए, और हारने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में किसकी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। और ये संधि क्या, क्लाइव दोबारा गवर्नर बन के आया भारत में। ये क्लाइव के बीच और ये शाह आलम द्वितीय के बीच, इन दोनों के बीच हुई कौन सी? इलाहाबाद की संधि। ये, और इस संधि की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली अंग्रेजों को। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो मिली अंग्रेजों को, सबसे महत्वपूर्ण। और भी थी इसमें। तो ये दीवानी का मतलब अब अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने के साथ साथ भूराजस्व वसूलने का अधिकार भी मिल गया। अब वो बिना पैसे के अपना व्यापार यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। तो ये शाह आलम द्वितीय के समय की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, ये बक्सर का युद्ध। अच्छा, बक्सर का युद्ध इसके समय हुआ। इसको एक बार शाह आलम द्वितीय को किसी के एक वजीर ने अंधा भी बना दिया था और गद्दी से उतार दिया था, और बाद में मराठे उन्हें इसे गद्दी पर बैठा गए। मराठे पुनः गद्दी पर बैठा गए। दरअसल इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी अंग्रेजों ने। इसकी दूसरी बड़ी शर्त थी ये 26 लाख रुपए, मैं ऊपर लिख देता हूँ, 26 लाख रुपए इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट को मिलने थे। 26 लाख रुपए वार्षिक मिलने थे पेंशन के, वार्षिक मिलने थे, पेंशन के मिलने थे 26 लाख रुपए वार्षिक। और जब मराठे गद्दी पर बैठाए तो अंग्रेजों ने कहा कि आपने तो मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो फिर हमें आपको पेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के शाह आलम द्वितीय 1806 तक गद्दी पर रहे और अंग्रेजों के अधीन
पेंशन पाने वाले ये पहले मुगल सम्राट थे। शासक तो ये पहले से रहे, और इनके बाद मैं मिटाता हूँ इसे, शाह आलम द्वितीय के बाद, शाह आलम द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठे थे अकबर द्वितीय। इसके बाद गद्दी पर बैठे थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बारे में भी कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। एक बात महत्वपूर्ण है कि इन्हीं के समय राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे इन्हीं की पेंशन को बढ़वाने के लिए। इन्हीं की पेंशन को बढ़वाने के लिए, इन्हीं की पेंशन को बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, और वहीं पर 1833 में ब्रिस्टल में उनकी राय साहब की मौत हो गई। 1833 से राय साहब की मौत हो गई। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे और वहीं पर इनकी मौत हो गई। तो अकबर द्वितीय के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है। दूसरी बात यह कि अंग्रेजों के संरक्षण में नवाब बनने वाले अंग्रेजों के संरक्षण में नवाब बनने वाले ये पहले मुगल सम्राट। अंग्रेजों के संरक्षण में नवाब बनने वाले ये पहले मुगल सम्राट थे अंग्रेजों के संरक्षण में। और अकबर द्वितीय के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट बने बहादुर शाह जफर। ये जफर नाम से शायरी लिखा करते थे, और आपको पता है 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, उसे कहते हैं 1857 का विद्रोह। और इस विद्रोह के दौरान लगभग दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे भारत से अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया था। और बाद में इस विद्रोह का नेतृत्व, दरअसल ये विद्रोही सबसे पहले मेरठ में विद्रोह किए, और मेरठ के बाद ये दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली इन विद्रोहियों ने जाके बहादुर शाह जफर से कहा कि आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करिए। और बाद में उन्होंने आधे मन से इस नेतृत्व को स्वीकार किया, और अगले साल पूरे 57 और 58 तक अंग्रेजों दोबारा से भारत को जीतने में सफल हुए। और फिर बहादुर शाह जफर को उन्होंने हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया, और फिर इन्हें रंगून भेज दिया। और वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर की हो गई। 1862 में रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। इस तरह से भारत के सभी उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों का इतिहास पूरा हो गया। मैं अपनी बात अब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।